शेर दिन, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। इतवार के दिन सुबह 9 बजे ही मैं नाश्ता करने के बाद जोगी के भेष में त्रिशूल हाथ में लिए मेजर अर्जुन सिंह के क्वार्टर में पहुंच गया। वो पहले ही से तैयार बैठा हुआ था। मुझे मालूम था कि उसकी पत्नी वर्षा के सर पर हाथ फेरे आज तीसरा दिन था। चुनाचे मैंने ड्राइंग रूम में बैठते ही वर्षा रानी को अपने पास बुलाकर बिठा लिया। बालिका, तू शायद भूल गई है, मगर हमें याद है कि तुम्हारे सर पर अपना हाथ फेरे आज तीसरा दिन है। कल तुम्हारे जिस्म में से हमारे हाथ की खुशबू मध्यम पड़ने लगेगी और सांप हमला कर सकता है। आओ हम तुम्हें 3 दिनों के लिए और सांप के जहर से महफूज कर दें। वर्षा रानी बड़े अदब से सर झुकाकर मेरे सामने बैठ गई। मैंने यूं ही उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, जाओ, अब अग्नि सांप तुमसे 1-1 फरलांग तक दूर रहेगा। फिर मेजर से पूछा, अर्जुन सिंह, क्या तुम तैयार हो? वो बोला, बिल्कुल तैयार हूँ महाराज। मैंने कहा, तो फिर चलो, वक्त कम है, बहुत सारा इलाका देखना है। हम बाहर खड़ी जीप में आकर बैठ गए। मेजर अर्जुन सिंह फौजी वर्दी में नहीं था। उसने आम गर्म पतलून, स्वेटर और जैकेट पहन रखी थी। मैंने जीप में बैठने के बाद कहा, अभी जीप स्टार्ट न करना, मुझे देख लेने दो कि सांप की बू किस तरफ से आ रही है। मैंने सांस ऊपर को खींचा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर निकालते हुए एक तरफ इशारा किया। सांप की बू उन पहाड़ियों की तरफ से आ रही है, इन पहाड़ियों की तरफ चलो। मेजर ने उस तरफ जीप को डाल दिया। आसमान उस रोज अबरालूद था। श्रीनगर शहर धुंध में लिपटा हुआ था। हम बड़ी जल्दी शहर से बाहर आ गए। वो इलाका मेरी निगाह में था जिस तरफ मुझे मेजर अर्जुन सिंह को लेकर जाना था। मैंने एक जगह जीप को ठहराया, नीचे उतरकर चारों तरफ मुंह करके यूं ही सूंघने की अदाकारी की और उन टीलों की तरफ हाथ बढ़ाया जिनके दरमियान वो छोटी सी संगलाख और वीरान वादी थी जहां फौजी सरगर्मियां देखने में आई थी और जिसके नीचे हमारी इत्तला के मुताबिक किसी खतरनाक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था। मैंने कहा, अर्जुन सिंह, सांप की बू इन टीलों के दरमियान से आ रही है। तुम्हारी पत्नी की जान का दुश्मन सांप इन टीलों के दरमियान किसी जगह छुपा हुआ है। मैंने महसूस किया कि डोगरा मेजर उस वादी की तरफ जाते हुए थोड़ा हिचकिचाया। कहने लगा, महाराज, हो सकता है सांप इन टीलों की दूसरी तरफ हो। मैं समझ गया कि वो मुझे टीलों के दरमियान वाली वादी में नहीं ले जाना चाहता जो फौजी एतबार से हसास इलाका था। मैंने कहा, अर्जुन सिंह, अगर ये बात है तो फिर हम जाते हैं। तुम खुद जाकर सांप की तलाश कर लो। और मैं वहीं से पैदल वापस चल पड़ा। मेजर अर्जुन सिंह दौड़कर मेरे आगे आ गया। हाथ बांधकर बोला, महाराज, मेरा मतलब ये नहीं था। भगवान के लिए आप न जाएं। आप जिस तरफ कहते हैं मैं उधर ही आपको लिए चलता हूँ। प्लीज आ जाइए। मैंने उसे रोब से कहा, खबरदार, आइंदा मेरे काम में दखल न देना, नहीं तो अपनी पत्नी की जान से हाथ धो बैठोगे। अग्नि सांप तुम्हारी पत्नी के बाद तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो बोला, क्षमा कर दे महाराज। मैं जीप में बैठ गया और जीप टीलों के दरमियान हसास इलाके की तरफ चलने लगी। यहाँ कोई सड़क वगैरह नहीं थी। जीप छोटे छोटे पत्थरों पर उछलती हुई आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। हम टीलों के दरमियान वाली वादी में दाखिल हो गए। अचानक एक तरफ से 2 मुसल्लह फौजी दरख्तों में से निकलकर हमारे सामने आ गए। उन्होंने हाथ के इशारे से जीप को रुकने के लिए कहा। मेजर सिविलियन लिबास में था। उसने जीप रोक ली। दोनों फौजी लंबे लंबे कदम उठाते करीब आए। मेजर अर्जुन सिंह ने अपना शनाख्ती कार्ड निकालकर उसे दिखाया। फौजियों ने बारी बारी शनाख्ती कार्ड देखा, फिर मेजर की तरफ देखा। ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी लगते थे। एक फौजी ने कहा, सर ठीक है, ओके। वो आगे से हट गए। जीप आगे को चल पड़ी। मैंने मेजर से पूछा, यहाँ ये फौजी किस लिए पहरा दे रहे हैं? यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं हो रही। मेजर बोला, महाराज, इस इलाके में कभी कभी फौजी मशकें होती हैं, इसलिए सिविलियन को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। मैं सिविलियन कपड़ों में था, इसलिए इन्होंने मुझे रोक लिया। फौजी वर्दी में होता तो कोई न रोकता। मैं बड़ी गहरी नजरों से इर्द गिर्द के इलाके का जायजा ले रहा था। बज़ाहिर वहाँ कोई खास बात नहीं थी। एक जगह देवदार के दरख्तों के नीचे मुझे 3 फौजी ट्रक खड़े नजर आए जिनके ऊपर पत्तों वाला जाल डालकर उन्हें कैमोफ्लाज किया गया था। इन ट्रकों से थोड़ी दूर टीले की नशीबी दीवार में मुझे 2 फौजी सरों पर क्रेट उठाए जाते नजर आए। दीवार के पास आकर उन्होंने क्रेट जमीन पर रख दिए और फिर नजरों से ओझल हो गए। मैं समझ गया कि जेर जमीन मिलिट्री प्रोजेक्ट का रास्ता यहीं से नीचे जाता होगा। मैंने 2-3 लंबे लंबे सांस लिए और टीले की उसी दीवार की तरफ इशारा करके कहा, अर्जुन सिंह, तू खुशकिस्मत है। अग्नि सांप के हम बड़े करीब आ गए हैं। उसकी बू तेज होने लगी है। मेजर
मेजर अर्जुन सिंह ने टीले की दीवार की जानिब देखा और एक बार फिर उसके चेहरे पर ऐसे असरात उभर आए जैसे वो उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन ये उसकी बीवी की जिंदगी और मौत का सवाल था। जीप से उतरकर बोला, महाराज आगे हम पैदल ही जाएं तो अच्छा है, वहाँ जीप गाड़ियों का रास्ता नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मगर जल्दी करो, ऐसा न हो कि अग्नि सांप होशियार हो जाए और यहाँ से फरार हो जाए। अगर वो निकल गया तो फिर काबू में नहीं आएगा। मैं भी जीप से उतर पड़ा। हम झाड़ियों, खुश्क घास और पत्थरों के दरमियान चलने लगे। मेजर अर्जुन सिंह आगे आगे चल रहा था। टीले की दीवार के पास पहुंचकर वो रुक गया। कहने लगा, महाराज अब देखें सांप की बू किस तरफ से आ रही है। वो चाहता था कि किसी तरह मैं टीले की दीवार के करीब न जाऊं और मैं उसी तरफ जाना चाहता था। यही मेरा मिशन था। मैंने सांस लेकर कहा, सांप की बू सामने वाले टीले की तरफ से आ रही है, उधर चलो। डोगरा मेजर मजबूर हो गया। वो बेबसी के आलम में मुझे साथ लेकर टीले की तरफ बढ़ा। ऐसा महसूस होता था कि उस तरफ सिक्योरिटी का इंतजाम इंतहाई सख्त है और कोई बड़े से बड़ा फौजी अफसर भी पेश की इजाजत के बगैर उस तरफ नहीं जा सकता। झाड़ियों के पास चनार का दरख्त था। डोगरा मेजर वहां रुक गया। कहने लगा, महाराज यहाँ हमारी एक पेल्टन फौजी मशकों के लिए ठहरी हुई है, आप यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके, मैं उनसे बात करता हूँ। वो टीले की दीवार की तरफ चला गया जहाँ मुझे इंडियन आर्मी के 2-3 जवान किसी काम में लगे हुए साफ नजर आ रहे थे। उनकी वर्दियां हरे रंग की थीं और सरों पर हेलमेट थे जिनमें दरख्तों की टहनियां लगी हुई थीं। मैंने दूर से देखा कि मेजर अर्जुन सिंह उनके पास खड़ा बातें कर रहा है। वो इस सारे प्रोजेक्ट का इंचार्ज था। शायद वो मेरे साथ इलाके में दौरा करने को मिलिट्री पुलिस और इंटेलिजेंस से पोशीदा रखना चाहता था। वो वापस आकर कहने लगा, आ जाए महाराज, आपको मालूम ही है कि यहाँ कश्मीरी कमांडोज ने हमारी आर्मी को सख्त मुसीबत में मुब्तला कर रखा है। रोज धमाके होते हैं, हमारे फौजी रोज मारे जाते हैं, इसलिए हम बड़ी एहतियात से काम लेते हैं। मैं उसके साथ साथ चल रहा था। मैंने कहा, तुम कश्मीर के सारे मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा करके बमों से क्यों नहीं उड़ा देते? डोगरा मेजर जरा सा मुस्कुरा कर बोला, महाराज कश्मीर में मुसलमानों की बड़ी भारी अक्सरियत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे सामने टीले की दीवार में एक मेहराबदार दरवाजा बना हुआ था। दरवाजा ज्यादा ऊंचा नहीं था, उसके क्वार्टर भी नहीं थे। दरवाजे का आधा हिस्सा दरख्तों की शाखों से ढका हुआ था। वहाँ पहले जो 3 फौजी जवान नजर आए थे, अब उनमें से कोई भी नहीं था। दरवाजे के करीब पहुंचकर डोगरा मेजर रुक गया। कहने लगा, महाराज सांप इस तरफ नहीं आ सकता। मैं उसका मतलब समझ गया था। वो मुझे दरवाजे के पास नहीं ले जाना चाहता था और मुझे दरवाजे के पास ही नहीं बल्कि उसके अंदर जाना था। मैंने सांस खींच कर छोड़ा और जलाली आवाज में कहा, अर्जुन सिंह, अग्नि सांप की बू इस दरवाजे के अंदर से आ रही है, जल्दी से अंदर चलो, नहीं तो सांप फरार हो जाएगा। लगता है उसे मेरे आने की खबर हो गई है। डोगरा मेजर आगे बिल्कुल बेबस हो चुका था। उसे इंतहाई मजबूरी के आलम में वो कुछ करना पड़ रहा था जो वो किसी हालत में नहीं करना चाहता था, मगर वो मजबूर था। मैं उसके आगे आगे टीले वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा और त्रिशूल आगे करके दरवाजे में दाखिल हो गया। मेजर दौड़कर मेरे साथ हो गया। मैंने देखा कि अंदर एक गार सा है। पहले तो अंधेरा सा था। मैं रुक रुक कर कदम उठाने लगा और साथ ही लंबे लंबे सांस लेकर सांप की बू सूंघने की अदाकारी करता जा रहा था। साथ साथ बोल भी रहा था, अग्नि सांप, मैं शिव देवता का भगत हूँ, मैंने तुझे कील कर लिया है, मैंने तुझे अपने मंत्रों में जकड़ लिया है, भागने की कोशिश की तो तुझे मंत्र फूंक कर भस्म कर दूंगा। 6-7 कदम चलने के बाद गार की ढलान आ गई। छोटी सी ढलान थी। ढलान उतरते ही गार का नक्शा ही बदल गया। छत ऊंची हो गई। जगह जगह गार की दीवार पर बिजली के बल्ब रोशन थे। मैं गार में फूंक फूंक कर कदम उठाता, त्रिशूल को कभी दीवार से टकराता, कभी फर्श की तरफ झुकाता। इस तरह चल रहा था जिस तरह बारूदी सुरंगों को तलाश करने वाले फौजी डिटेक्टर रॉड लेकर चलते हैं। साथ साथ मैं शिव देवता की तारीफ के अश्लोक भी बोलता जा रहा था। मेजर अर्जुन सिंह मेरे पीछे पीछे चल रहा था। कहने लगा, महाराज यहाँ सांप कैसे हो सकता है, यहाँ तो पक्के फर्श हैं। मैंने पलटकर गजबनाक आंखों से डोगरा मेजर की तरफ देखा और कहा, अब अगर तूने ऐसी बात की तो मैं इसी जगह से वापस चला जाऊंगा। फिर अपनी पत्नी को बचा लेना, अगर बचा सकते हो तो। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं तुम्हारी खातिर अपनी जान मुसीबत में डालूं? अग्नि सांप मुझ पर भी हमला कर सकता है। डोगरा मेजर ने मेरे घुटने छू कर कहा, महाराज क्षमा कर दें, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैंने दोबारा सांप की तलाश शुरू कर दी। मैं कदम कदम गार में आगे बढ़ रहा था और त्रिशूल को बार बार गार की दीवार और फर्श के साथ टकरा रहा था। साथ ही मैं बड़ी गहरी नजर से गार की दीवार और छत का मुशाहिदा कर रहा था। गार आगे जाकर बाएं तरफ मुड़ गया, जहां मुझे आमने सामने बने हुए कोठरियों के दरवाजे नजर आए। मैंने मेजर से बिल्कुल न पूछा कि ये कोठरियां यहाँ किस लिए बनाई गई हैं। मैं एक कोठरी के करीब से गुजरा तो मुझे अंदर से किसी औरत की चीख की आवाज सुनाई दी। चीख बड़ी दर्दनाक थी। लगता था कि कोई औरत सख्त अजियत में मुब्तला है। मैंने मेजर की तरफ देखा। अर्जुन सिंह, अंदर क्या हो रहा है? डोगरा मेजर बोला, महाराज
महाराज, कभी कभी हम यहाँ इन कश्मीरी कमांडोज को पूछगिछ के लिए ले आते हैं जो हमारे फौजी जवानों को घात लगाकर हलाक कर देते हैं। इनमें कश्मीरी औरतें भी होती हैं। मैंने कहा, बहुत अच्छा करते हो। इन बलिच कश्मीरी मुसलमानों को हरगिज जिंदा न छोड़ना। मैं त्रिशूल दीवार के साथ लगाता श्लोक पढ़ता आगे गुजर गया। जरा आगे गया तो एक दो कोठरियों में से 3-4 आदमियों के कराहने की आवाजें आईं। मैंने मेजर से कुछ न पूछा, उसी तरह श्लोक पढ़ता और किसी किसी वक्त अग्नि सांप को मुखातिब करके उसको खबरदार करता चला गया। आगे एक काफी बड़ा दरवाजा आ गया जहाँ 2 मुसल्लाह फौजी दोनों तरफ खड़े थे। मेजर अर्जुन सिंह को देखकर उन्होंने सलूट तो न किया, मगर एड़ियां बजाकर अटेंशन हो गए। अगर फौजी अफसर वर्दी में न हो तो दूसरा फौजी ओहदेदार उसे सलूट नहीं करता, सिर्फ एड़ियां बजाकर ताजीम बजा लाता है। मैं त्रिशूल को झुकाए उस दरवाजे में दाखिल हो गया। डोगरा मेजर ने दोनों फौजियों से कोई बात की और मेरे पीछे हो गया। गार के अंदर ये एक हॉल नुमा कमरा बना हुआ था। दीवारों के साथ बड़े बड़े लकड़ी के क्रेट एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। मैं एकदम से एक जगह रुक गया और डोगरा मेजर से पूछा, अर्जुन सिंह, क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? मेजर ने जल्दी से कहा, हाँ महाराज, आगे बाएं जानिब एक रास्ता है। मैंने त्रिशूल वाला हाथ ऊपर उठाकर कहा, जय शिव जी महाराज। अर्जुन सिंह सांप उसी तरफ गया है, चलो उस तरफ। हॉल कमरे के कोने में एक छोटा सा दरवाजा था। उस दरवाजे को भी किवाड़ नहीं थे। मेजर अब मेरे आगे हो गया था। दरवाजे की दूसरी जानिब तंग गार शुरू हो गया था। उसी गार से बाहर की ताजा हवा आ रही थी, जहाँ सिर्फ एक बल्ब रोशन था। गार की दीवारें पक्की थी, मगर छत और फर्श कच्चे थे। मैंने कहा, अर्जुन सिंह, मेरे पास आ जाओ, हम सांप के करीब पहुंच गए हैं, कहीं वो तुम पर हमला न कर दे। डोगरा मेजर जल्दी से मेरे पीछे हो गया। कहने लगा, महाराज, ये गार टीले की दूसरी तरफ निकल जाता है। मैंने सांस भर कर कहा, मुझे सांप की बू इसी टीले की तरफ से आ रही है, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। चाकू निकाल कर हाथ में ले लो। मेजर ने चाकू जेब से निकाल कर खोला और उसे सीधे हाथ में पकड़ लिया। मैं श्लोक पढ़ता त्रिशूल को बार बार जमीन और दीवारों की तरफ झुकाता उस तरफ आ गया जहाँ गार खत्म हो जाता था और गार के धाने पर दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। मैं दौड़कर गार से बाहर आ गया। मैंने नोट किया कि ये टीले का पिछला इलाका था, जहाँ भी गार के धाने को दरख्तों की शाखों से ढांप कर कैमोफ्लाज किया हुआ था। मेरे बाहर निकलते ही 2 फौजी अचानक किसी तरफ से निकलकर मेरी तरफ दौड़े और मुझे वहीं दबोच लिया। इतने में डोगरा मेजर गार के धाने से बाहर आ गया। उसने वहीं से आवाज दी, ठीक है जवान। दोनों फौजी संतरियों ने सिविलियन कपड़ों में अपने कमांडिंग ऑफिसर को पहचान लिया। मुझे फौरन छोड़कर वो पीछे हट गए और एड़ियां जोड़कर बोले, ठीक है सर। मेजर अर्जुन सिंह ने फौजी जवानों को भेज दिया और मुझसे कहने लगा, महाराज, सांप का कुछ पता चला? मैंने वहीं एक लंबा सांस लिया और सख्त गुस्से में कहा, तुम्हारे इन फौजी जवानों ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। अर्जुन सिंह, सांप की बू यहाँ बड़ी तेज थी। वो उस झाड़ी में था, मगर तुम्हारे जवान झाड़ी में से दौड़ते हुए मेरी तरफ आए। सांप की बू एकदम मध्यम पड़ गई। इसका मतलब है कि वो यहाँ से डर कर भाग गया है। मैं बू सूंघता त्रिशूल को इधर उधर फिराता दूसरे टीले की तरफ चल पड़ा। मेजर मायूसी के आलम में मेरे साथ साथ चलने लगा। मैं उसे कहता जा रहा था, ये कमबख्त कहाँ से निकल आए थे? उनके पाँव की धमक से सांप फरार हो गया। अगर ये न आते तो मैंने सांप को पकड़ लिया था। कोई बात नहीं, तुम घबराओ नहीं, वो मुझसे बचकर नहीं जा सकता। मगर उसकी बू बड़ी दूर हो रही है। लगता है कि वो इस इलाके से दूर होता जा रहा है। मेरा काम पूरा हो गया था। मुझे जेरे जमीन जो सुराग रसानी करनी थी वो मैंने कर ली थी। संगलाख वादी के नीचे इंडियन आर्मी के खुफिया प्रोजेक्ट के बारे में इब्तिदाई मालूमात और जमीन दोस्त प्रोजेक्ट के अंदर जाने और बाहर निकलने का खुफिया रास्ता मुझे मालूम हो गया था। लेकिन मैं डोगरा मेजर को अभी अपने हाथ में ही रखना चाहता था। उसके चेहरे पर मायूसी छाने लगी थी। मैं एक जगह बैठ गया। मेजर भी मेरे सामने बैठ गया। कहने लगा, महाराज, अब क्या होगा? सांप अगर बहुत दूर आजाद कश्मीर की तरफ निकल गया तो हम उसे कैसे हलाक करेंगे? ये तलवार तो मेरी पत्नी के सर पर लटकती रहेगी कि सांप किसी भी वक्त किसी भी रोज आकर उसे डस देगा। मैंने कहा, मेजर अर्जुन सिंह, तुम क्यों गम करते हो? क्या मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ? जब तक मैं तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के साथ हूँ, सांप तुम्हारे क्वार्टर के करीब बल्कि वर्षा रानी के करीब भी नहीं भटक सकता। मैं हर तीसरे दिन उसके जिस्म पर हाथ फेर कर अपने जिस्म की खुशबू उसके जिस्म में दाखिल कर दिया करूंगा। तुमने खुद देख लिया है कि मेरी बू से अग्नि सांप डरता है, वरना अब तक उसने तुम्हारी पत्नी का काम तमाम कर दिया होता। डोगरा मेजर को थोड़ा सा हौसला हुआ। कहने लगा, महाराज, अब क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा, प्रोग्राम ये है कि तुम्हारे हाथ चलकर थोड़ा आराम करूंगा, वर्षा रानी को भी तसल्ली दूंगा और उसके बाद जंगल में राम राम की माला जपने और बिप्ता करने निकल जाऊंगा। चलो, तुम्हारी जीप किस तरफ है? मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा कि हम किस तरफ आ गए हैं। ये कौन सी जगह है अर्जुन सिंह? मैं जानबूझकर नादान बन रहा था। डोगरा मेजर बोला, महाराज, जिस टीले से हम गार में दाखिल हुए थे, ये उस टीले का पिछला इलाका है। हमारी जीप दूसरी तरफ खड़ी है। आ जाइए महाराज। हम टीले के नशेब में से झाड़ियों दरख्तों में से गुजरते वापस उसी जगह आ गए जहाँ चीड़ और चनार के दरख्तों में हमारी जीप खड़ी थी। हम जीप में बैठकर वापस चल पड़े। मेजर
अर्जुन सिंह के क्वार्टर में उसकी पत्नी और दोनों औरतें बेताबी से हमारी राह देख रही थीं। जब उन्हें पता चला कि अग्नि सांप पकड़ा नहीं गया तो वो परेशान हो गईं। वर्षा रानी तो सोफे पर सर झुकाकर बैठ गई। जोगी और साधु हिंदू घरानों में बड़े बेतकल्लुफ हो जाते हैं। मैंने भी इसी किस्म का मुजाहिरा किया और वर्षा रानी के पास सोफे पर बैठ गया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बालका, तू क्यों परेशान होता है? जब तक हम तुम्हारे पास हैं, सांप इसी तरफ आने की जरूरत नहीं कर सकता। हम कल फिर उसकी तलाश में जाएंगे। हम जब तक अपने त्रिशूल से उसके टुकड़े नहीं कर लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। वर्षा रानी के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हाथ बांध कर बोली, महाराज की कृपा है। दोपहर का खाना मैंने वहीं मेजर अर्जुन सिंह और वर्षा रानी के साथ खाया। उसकी दोनों रिश्तेदार औरतों को मैंने करीब नहीं आने दिया था। दोपहर के बाद मैं अगले रोज आने का वादा करके डोगरा मेजर के क्वार्टर से निकलकर अपनी खुफिया कमीनगाह की तरफ रवाना हो गया। ये छोटा सा जंगलाती इलाका था। मैं दरख्तों झाड़ियों में से गुजरता उसी रास्ते से श्रीनगर शहर के बड़े चौक की तरफ वापस जा रहा था, जहां से मुझे बस पकड़नी थी और शहर से दूर अपनी खुफिया कमीनगाह वाली सड़क पर जाकर उतरना था। मैं अभी इन दरख्तों में ही था कि मेरी छठी हिस्स ने बेदार होकर मुझे खबरदार कर दिया कि तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। एक आदमी को मैंने अपने बराबर कुछ फासले पर दरख्तों में जाते देखा था। कुछ दूर तक वो आदमी मेरे मुतवाजी दरख्तों में चलता रहा, फिर अचानक गायब हो गया। मैंने कोई ख्याल न किया। मैं साधुओं की तरह बड़े लाउबाली अंदाज में आराम आराम से चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मैंने उसी आदमी को दोबारा देखा। अब वो एक दरख्त की ओट में मुझसे कुछ फासले पर जरा बुलंदी पर खड़ा सिगरेट पी रहा था और पीछे दिख रहा था। मुझे कुछ शक हुआ। जब मैं उसके बराबर से होकर गुजरा तो मैंने कनखियों से उसकी तरफ देखा। वो बड़े गौर से मुझे देख रहा था। उस वक्त मुझे यकीन हो गया कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी है और मेरा पीछा कर रहा है। उसूली तौर पर उसे मेरा पीछा करना चाहिए था। मैं एक डोगरा मेजर के साथ इंडियन आर्मी के सीक्रेट प्रोजेक्ट के इलाके से ही नहीं बल्कि उस प्रोजेक्ट के अंदर से घूम फिर कर आया था। मिलिट्री इंटेलिजेंस को तो मेरा पीछा करना ही था कि मैं कौन हूँ और मेजर के साथ खुफिया प्रोजेक्ट में क्या करने गया था। वो सारा इलाका हसास इलाका था। हुर्रियत पसंद मुजाहिदीन हर महाज पर मकबूजा इंडियन आर्मी का बेजिगरी से मुकाबला कर रहे थे और उनका जुल्म बर्बरियत का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। यकीनी तौर पर डोगरा मेजर से भी मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से पूछगिछ होने वाली थी कि वो एक साधु को लेकर खुफिया प्रोजेक्ट में क्या करने गया था। जाहिर है मेजर इस हकीकत से बाखबर था और उसने उसके लिए कोई न कोई वजाहत जहन में तैयार कर रखी होगी। लेकिन ये जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी मेरे पीछे लग गया था, ये मेरे लिए बल्कि हमारे सारे मिशन के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। मैं वहीं मोहतात हो गया। श्रीनगर शहर के बस स्टॉप पर आकर मैं वहां बिल्कुल नहीं रुका बल्कि बस स्टॉप से आगे निकल गया। सामने एक चाय की छोटी सी दुकान थी। मैं दुकान में घुस गया। बाहर काफी सर्दी थी। दुकान में हल्की हल्की गर्माइश थी। 3-4 बुजुर्ग टाइप के कश्मीरी बैठे चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। मुझे अंदर आता देखकर वो चुप हो गए। ये बात बड़ी आम थी कि श्रीनगर पुलिस की CID के आदमी साधुओं का भेस बदलकर शहर में और देहात में फिरते रहते हैं और हुर्रियत परस्त मुजाहिदों का खोज लगाकर उन्हें गिरफ्तार करवा देते हैं। जो कश्मीरी हुर्रियत परस्तों की तरफदारी भी कर रहे हों उनकी भी मुखबरी करके पकड़वा देते हैं। मैं दुकान के कोने में बेंच पर बैठ गया और दुकानदार से कहा, मियाँ जी, एक प्याली चाय बना दें और साधु संत से दुआ लें। मेरी नजरें बराबर बाहर बाजार की तरफ लगी थी। आखिर वही हुआ जिसका मुझे यकीन था। वही आदमी दुकान के आगे से सिगरेट पीते हुए गुजरा जो मेजर के क्वार्टर से मेरे पीछे लगा हुआ था। दुकान के आगे से गुजरते हुए उसने निगाह अंदर डालकर देखा। जरूर उसे मैं दुकान में बैठा हुआ नजर आ गया हूँगा, बल्कि उसने तो मुझे चाय की दुकान में दाखिल होते भी देख लिया था। अब मैं सोचने लगा कि इस आदमी से कैसे पीछे छुड़ाया जाए। उसको साथ लेकर मैं अपनी खुफिया कमीनगाह पर नहीं जा सकता था। पहले सोचा कि उसको अपने पीछे लगाकर ऊपर ले जाता हूँ, वहाँ उसको अपने दोस्त सांप से डसवा कर उसका काम तमाम कर दूंगा। फिर ख्याल आया कि ये लोग और खास तौर पर मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग जब किसी मशकूक शख्स का ताकुब करते हैं तो अकेले नहीं होते, कम से कम 2 आदमी होते हैं और दोनों मुसल्ला होते हैं। इसके अलावा वो अपने हेडक्वार्टर को खबर कर देते हैं कि हम मुश्तबा आदमी का पीछा करते हुए फला इलाके की तरफ जा रहे हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा एहतियात से काम लेना चाहता था। कुछ देर तक मैं दुकान में बैठा चाय पीता रहा। वहाँ शायद सभी मुसलमान कश्मीरी थे। किसी ने मुझसे कोई बात न की। मैं ज्यादा देर वहाँ बैठना भी नहीं चाहता था। मुझे वापस खुफिया ठिकाने पर जाकर दिन भर की सारी रिपोर्ट कमांडो शिरबाज को देनी थी जो वहाँ मेरा इंतजार कर रहा था। मैं ज्यादा देर तक इधर उधर भी नहीं फिर सकता था। इस तरह से इंटेलिजेंस के आदमी का शक यकीन में बदल जाता कि मैं वाकई कश्मीरी कमांडो हूँ। एक ही तरीका बाकी था कि मैं किसी तरह से आदमी को धोखा देकर निकल जाऊं। मुझे ये शक भी था कि ये एक आदमी नहीं है, इसके साथ दूसरा आदमी भी है जो दूसरी जानिब से मेरा पीछा कर रहा है। काफी देर तक दुकान में बैठा यही कुछ सोचता रहा। चाय की 2 प्यालियां पी गया। आखिर दुकान से निकलकर सर्द कोहरे में डूबी हुई सड़क पर एक तरफ चल पड़ा। आसमान पर बादल गहरे हो गए थे। कोहर बिल्कुल बादलों की तरफ सड़क पर छाया हुआ था। ये कोहर मेरी मदद कर सकता था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे सिवाय कोहरे की धुंध के कुछ नजर न आया। मैं तेज तेज चलने लगा। कोहरे का बादल खत्म हो गया। सड़क में रोशनी हो रही थी। मैं एक दुकान के आगे
आगे खड़ा हो गया और शोकेस में लगी हुई चीजें देखने लगा। वहां से चलते वक्त बड़ी चालाकी से गर्दन मोड़कर देखा तो वही आदमी मुझसे थोड़ी दूर एक दुकान के बाहर मौजूद था। वो मेरी तरफ देख रहा था। आंखें चार होते ही उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। कमबख्त ये तो जान नहीं छोड़ेगा, मैंने सोचा। मुझे मालूम था कि इस इलाके में विष्णु जी का एक मंदिर भी है। मैं उस मंदिर की तरफ चल पड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।